नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से लगातार राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोस्तों आपको अच्छे क्वेश्चंस और टारगेट बेस्ड क्वेश्चंस मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम वीडियो शुरू करें उससे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे जो भी वीडियोस अपलोड हों वो आपको मिलती रहें। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, थ्योरी का पोर्शन चैप्टर जो था जन्म श्वास क्लास 12th का वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। अब जो है इसमें आपको क्वेश्चंस की बारी है। क्वेश्चंस को हम देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। पहला ही क्वेश्चन है मेरे बच्चों जो कि यहां है सिलेक्टेड आपके लिए। नीचे दिए गए यौन संचरित रोगों में से उस रोग की पहचान करिए जो विशेष रूप से लैंगिक अंगों को ही प्रभावित नहीं करता। मतलब सिर्फ लैंगिक अंग ही नहीं प्रभावित होते, बॉडी के और भी हिस्से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसी बीमारी को आपको यहां ऑप्शन के रूप में देखना है, बताना है। तो ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, अब क्वेश्चन ऐसे ही हार्ड बेस आएंगे। ये देखिए शरीर के हिस्से को प्रभावित करेगा, है ना। लेकिन जो ये है एड्स, ये क्या है, ये हो गया मेरे बच्चों तो बीमारी का घर हो जाते हैं आप। कौन कौन सी बीमारी आपको हो जाएगी आप समझ नहीं सकते। तो इस तरह से एड्स क्या करता है, इम्यून सिस्टम को ही डिस्टर्ब कर देता है, जिससे कि आपके पास ढेर सारी बीमारियां आने लगती हैं और होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर क्या हुआ दोस्तों, ख वाला यहाँ उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जनन क्षमता को सीमित रखने की स्थायी विधियां कौन सी हैं? कंडोम का प्रयोग, रासायनिक औषधियां, आत्मसंयम या स्त्री या पुरुष का बंध्याकरण। तो अगर हम स्थायी की बात करें तो स्थायी में तो बंध्याकरण ही आएगा। आप समझदार हैं, जानते हैं स्त्री और पुरुष क्या है। अगर उनको ऑपरेशन के थ्रू रोका जाए प्रेगनेंसी को तो ये चीज़ संभव है स्थायी के रूप में। बाकी ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है क्या है, टेम्परेरी है। वहीं अगली बात करें, परख नली शिशु का अभिप्राय है क्या? निषेचन तथा विकास दोनों गर्भाशय में हो, निषेचन और विकास भ्रूण परख नली में हो, निषेचन इन विट्रो और फिर गर्भाशय में प्रतिरूपित हो, परख नली में वर्धित शिशु हो। तो होता क्या है, हमने आपको बताया है कि सिर्फ निषेचन की जो क्रिया है वह ट्यूब के अंदर कराई जाती है। मेल फीमेल गैमीट्स को वहां फ्यूज कराया जाता है। उसके बाद यहां मेल फीमेल दोनों गैमीट आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और जब फ्यूज होते हैं तो यह कंडीशन IVF कहलाती है, इन विट्रो टेक्निक। अब इसके बाद जो एग बन जाता है, जाइगोट बन जाता है, जिसे आप युग्मनज कहते हैं, इसको मदर के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, वहां उनका विकास होगा मेरे बच्चों, वही कहलाएगी। तो इस तरह से ग वाला जो ऑप्शन आपका है क्वेश्चन नंबर 3 में वह सही हुआ। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अच्छे प्रश्न है, बहुत अच्छे सिलेक्टेड प्रश्न है दोस्तों, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। कहा है सहायक जनन प्रौद्योगिकी की वह तकनीकी जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतः विच्छेद या इंजेक्ट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? GIFT, ZIFT, ICSI या IT। तो दोस्तों ICSI टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक शुक्राणु को सीधे अंडाणु में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो यह बहुत एडवांस टेक्निक एक तरह से हो गई है आधुनिक समाज में। वहीं अगला 5वां क्वेश्चन देखिएगा, सिफिलिस जिसे आतशक रोग कहा जाता है का जनक कौन है? किसकी वजह से बीमारी हो रही है? तो आप देखेंगे निसेरिया गोनोरी, ट्राइकोमोनास, बैसिलस ट्यूबरस या ट्रैपनोमाइसिस
माँ पैलिडम। तो अगर हम बात करें सिफिलिस की, सिफिलिस, तो यह जो बीमारी है मेरे बच्चों किससे हो रही है? ट्रिपोनेमा पैलिडम, यह रोग का कारक है। इसको आप याद रखिए, आपको ऑप्शन में दिया गया है, आप डी ऑप्शन या कह दें घ वाले ऑप्शन में आपको यहां मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एड्स रोग का कारक होता है परमाणु, जीवाणु, कवक या विषाणु। तो आप जानते हैं HIV, यही क्या है? एड्स रोग का कारक है और इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन इम्यूनो वायरसेस। ठीक है, यह क्या ऐसा वायरसेज है जिसकी वजह से क्या होता है? HIV जैसा रोग प्रभावित करता है आपके शरीर को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। UNEPA का एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान जनसंख्या वृद्धि की जो दर है, विश्व की जनसंख्या पृथ्वी की भार ग्रहण क्षमता कैरिंग कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। कब हो जाएगी? तो दिया गया है दोस्तों, क्या 2100 जब आ रहा है सन, तो इस समय तक क्या होगी? जो UNEPA की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जनसंख्या इतनी वृद्धि कर जाएगी कि उस समय तक पृथ्वी की जो भार करने की क्षमता है उसके बराबर जनसंख्या हो जाएगी। उससे ज़्यादा पृथ्वी भार ग्रहण नहीं कर सकती, ऐसा रिपोर्ट कहती। अब आप समझ सकते हैं कि आप कहाँ हैं 2023 में, और 23 में आप हैं, तो लगभग 77 साल इसमें जोड़ देंगे तो आ जाएंगे क्या? ये समय है जबकि आप ऐसी स्थिति में आ जाएंगे जिसका कि इन्होंने कहा। यानी देखा जाए तो आपकी जो जनरेशन है मेरे बच्चों, वह जब बुजुर्ग होगी उस अवस्था तक आपको मिल जाएगा। कह दें हम जिस एज में हैं, हम जब बुढ़े हो जाएंगे तो उस स्थिति तक आपको यह मिल जाएगा कि जो कैपेसिटी है दोनों की बराबर हो जाएगी। अर्थ की ह्यूमन बॉडी को रखने की या कह दें सहने की क्षमता है भार के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ ये जो आंकड़े हैं कहीं ना कहीं हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमें अपने इस इन्वायरमेंट को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं? तो आप पढ़ किसी चीज़ को इसी वजह से रहे हैं मेरे बच्चों कि आप अपने अच्छे स्वस्थ समाज और अच्छे समाज का निर्माण करें, अच्छी व्यवस्था में रहें। इसके लिए ये सारी जानकारियाँ डाटा आपके सामने हैं और यही शिक्षा का उद्देश्य है कि आप समझें सिर्फ एग्ज़ाम पास करना कोई विकल्प नहीं है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। कुल 12 क्वेश्चन हमने इसमें सेट किए थे मेरे बच्चों, है ना? देखिए, क्या है अगला 8वां क्वेश्चन है, पुरुष से संबंधित है। क्या संबंधित है? वैक्सेटॉमी, गोलियां, ट्यूबेटॉमी, उपरोक्त में से कोई। तो आप जानते हैं वेक्टेटॉमी क्या है? परमानेंट बंध्याकरण कहलाता है। आप देखेंगे नसबंदी के बेस पे इसको आप जानते हैं, जो पुरुष नसबंदी के बेस पे आपके समाज में जानी जाती है। तो पुरुष नसबंदी में होगा क्या? वेक्टेटॉमी हो। ठीक है, तो वह किससे संबंधित है? पुरुष से। वहीं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। कॉपर टी रोकती है, निषेचन को रोकती है, अंडे के परिपक्वन को रोकती है, अंडोत्सर्ग को रोकती है, या ब्लास्टोसिस के पोषण को रोकती है। तो आपको पता है कॉपर टी का उपयोग
कहाँ मिलता है मेरे बच्चों? आपके जनन स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, बच्चों की संख्या सीमित रखने के लिए महिलाओं के द्वारा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसका कॉपर टी का उपयोग किया जाता है। हालांकि अब इनकी संख्या कम हो गई है जो इसका उपयोग करें। तो आप देखेंगे यहां निषेचन क्रिया जो है उसे कॉपर टी रोकने का काम करता है। क्लियर है? आगे बढ़िए। गर्भ निरोधक गोली का प्रमुख घटक क्या है? वृद्धि हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरॉन, थायरॉक्सिन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। तो आप जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन जो है वह एक ऐसा हार्मोन्स है जो क्या करेगा, गर्भ को डिस्ट्रॉय करेगा एक तरह से ब्लीडिंग वगैरह के माध्यम से। यह जो है जो फर्टिलाइज एग है उसको बॉडी से बाहर निकालने का एक तरह से काम करेगा। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हो जाता है जो गर्भ निरोधकों में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखें दोस्तों 11 नंबर का। आमनियोटिक द्रव की कोशिकाओं में निम्न में से किसकी उपस्थिति द्वारा भ्रूणीय शिशु का लिंग निर्धारण होता है? किसके द्वारा होगा मेरे बच्चों? बार पिंड द्वारा, लिंग गुणसूत्र वाला, क्याज बेटा या प्रति? तो आप जानते हैं लिंग गुणसूत्र XY यह लिंग गुणसूत्र माना जाता है मेरे बच्चों। तो इसी के द्वारा तो जनन स्वास्थ्य निर्धारित होता है। तो आप पहले भी इस चैप्टर्स को 10th में भी पढ़े होंगे। अब इसमें भी देख रहे हैं कुछ चीज़ों को। वहीं देखिए एंड्रोजन स्रावित होता है कहाँ से? लीडिंग कोशिकाओं से, सर्टोली कोशिकाओं से, स्पर्मेटिड्स से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा जो लीडिंग कोशिकाएं हैं मेरे दोस्तों वही एंड्रोजन हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। ठीक है, तो ये क्लू लगभग 12 क्वेश्चन थे दोस्तों जो MCQ के बेसिस पे आपके सामने रखे गए, जिनसे आप चैप्टर्स के इम्पोर्टेंस और चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ देख सके। इसके अलावा और भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइडेड है दोस्तों, उसको आप देखें, पढ़ें। आपको यहाँ शॉर्ट सिस्टम वे से अच्छी जानकारियाँ प्रोवाइड की जा रही हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। डिटेल स्टडी आप बुक को ज़रूर करें, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है किसी चैप्टर से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन का उपयोग कर सकते हैं मेरे बच्चों, वहाँ मैं आपको बताऊंगा। अगला सेक्शन जो है वह आप देखेंगे निश्चित उत्तरीय प्रश्नों का। अब यहाँ निश्चित उत्तरीय प्रश्न क्या कहते हैं या हमें किन प्रश्नों को यहाँ आंसरिंग करनी है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 में है जनन स्वास्थ्य क्या है? पहला है परिभाषा। तो आप जनन स्वास्थ्य की परिभाषा पहले ही पैराग्राफ में लेक्चर में आपने देखा था। WHO की परिभाषा आप जरूर याद रखेंगे, कई बार डायरेक्ट पूछ देता है WHO की परिभाषा बताइए। तो क्या है? जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के समस्त पहलुओं सहित संपूर्ण स्वस्थ अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य से। तो 4 चीजें आपको याद रखनी है यहाँ। संपूर्ण स्वास्थ्य जिसमें शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक और सामाजिक, ये चारों शामिल हैं। ठीक है, वह सम्मिलित किए जाते हैं और उसी को अगर यह चारों चीजें स्वस्थ हैं मेरे बच्चों तो उसको कहेंगे कि जनन स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, और नहीं है तो क्या है? जनन स्वास्थ्य निगेटिव वे से लिया जाएगा। वहीं देखिएगा अगला एक प्रश्न, 1 नंबर के प्रश्न में निश्चित उत्तरी में मनुष्य में लैंगिक संबंधों द्वारा प्रेरित किन्हीं 2 रोगों के नाम लिखिए। 2 रोग बताना है। तो लैंगिक संबंधों के द्वारा जो प्रेरित होते हैं सबसे खतरनाक तो एड्स ही है। दूसरा क्या है? आतशक या उपदंश या सिफिलिस कहते हैं, वो आपको बताया गया है। गोनोरिया वगैरह भी आपने अभी देखा। तो ये डिजीज हैं, आप 2 का नाम लिख लेंगे। आगे बढ़िए। गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है।
जो आपसे उत्तर जानने का प्रयास कर रहा है कि क्या न्याय उचित है गर्भ निरोधक। तो यहां देखिए मेरे बच्चों, गर्भ निरोधक जो है वह न्याय उचित है। क्यों है? क्योंकि आपको अपने फैमिली प्लानिंग का ध्यान रखना है, जनसंख्या लिमिटेड रखनी है और बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बच्चों की संख्या सीमित रखनी है। तो उन सब के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए दिया भी है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर अत्यधिक होने के कारण यहाँ एक राष्ट्रीय संकट है, अतः गर्भ निरोधक प्रयोग उचित तथा न्याय उचित दोनों माना जा रहा है। ठीक है, ढेर सारी जनसंख्या है तो भोजन ही नहीं मिलेगा, बेरोजगारी होगी, लोग शोषण करेंगे। तो इस तरह की समस्याओं से बचने का एकमात्र उपाय है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उसको कहीं कहीं कंट्रोल किया जाए फैमिली प्लानिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए यह एक महत्वपूर्ण रोल है गर्भ निरोधकों का। तो यह न्याय उचित है मेरे बच्चों। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या मेरे बच्चों तो हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो चौथा प्रश्न आपके सामने लिया गया है, दिया है जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता, क्यों? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है जनन ग्रंथि को ही हटा दें, तो यह जो है एक अच्छा विकल्प नहीं है, ऐसा क्यों? जो आपके भारत का संविधान है या कानून है उसके अनुसार धारा 21 भी यह बात कहती है मेरे बच्चों कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो यहां देखिए दिया गया है क्या, गर्भ निरोधक का अर्थ है गर्भ धारण न होने के देना, या जबकि जनन ग्रंथि को हटाना बंध्याकरण है, स्टेलाइजेशन। तो गर्भधारण से रोकना तो ठीक है, लेकिन बंध्याकरण की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा सा गलत है, नेगेटिव है प्रक्रिया होगी, जिसको पुनः रोपित करना संभव नहीं है। यानी एक बार अगर आपने ऑपरेशन करवा लिया मेरे बच्चों तो यह अस्थायी निदान तो हो जाता है, लेकिन दोबारा से आप प्लांट नहीं करा सकते। आगे दिया है, इसके अतिरिक्त व्यक्ति को आजीवन हार्मोन्स की कमी भी पूरा करना होगा। अब हार्मोन्स बनाने वाली ग्रंथ तो आपकी डिस्टर्ब हो गई, अब उस हार्मोन्स से जो आपके शरीर में क्रियाएं हो रही तो वो इनएक्टिव रहेंगी, वह भी प्रभावित होगी। आगे देखिए, इस प्रकार जनन ग्रंथि का हटना किसी भी प्रकार से गर्भ निरोधक का विकल्प नहीं है मेरे बच्चों। तो एक तरह से अगर देखा जाए और सामाजिक चीज़ों के साथ साथ यह भी ध्यान दिया जाए व्यक्ति की भावनाएं और तमाम चीज़ें, तो वहाँ देखेंगे जो गर्भ निरोधक दवाइयाँ हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन अगर जो है बंध्याकरण की बात करें तो अगर एक निश्चित पीरियड तक आप एक्टिव हैं उसके बाद फिर बंध्याकरण कराते हैं तो ठीक है कुछ हद तक, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि बंध्याकरण के बाद फिर से उसको रोपित नहीं किया जा सकता। यानी बच्चों को जन्म देने के लिए उस तरह की जो कंडीशन आप हो जाती है स्टेरिलिटी की, बंध्याकरण की, वह जो है फिर से वेक्टेटॉमी और ट्यूबेटॉमी जिसको आपने देखा था उसको करा लेने के बाद स्थायी समाधान तो मिल जाता है, किंतु यह न्यायोचित नहीं है। तो इसमें कारण दिया गया है। ये दोनों प्रश्न दोस्तों बहुत अच्छे हैं, इसको जरूर देखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ करके आपकी विचारधारा को समझना चाहेगा एग्जामिनर। अब क्वेश्चंस सीबीएसई आईसीएसई में तो इस तरह के प्रश्न आते थे, यूपी बोर्ड ने भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाया है, और क्यों ना बढ़ाए, क्योंकि आपको तो समझाना है, उनके टक्कर में आपको रखना है। तो आप अच्छे से पढ़ें मेरे बच्चों और इन सारी चीज़ों को समझें। पढ़ते हैं अगले पोर्शन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां जो हमने सेलेक्ट किया है वो आपके सामने है। क्या कह रहा है, स्तनपान अनावट या लैक्टोनल एमनोरिया के संदर्भ में गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए।
तो यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक उपाय है यह, जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होता है। शिशु का भी पोषण इत्यादि भी निश्चित ही उच्च श्रेणी का होता है, साथ ही माता का शिशु के साथ ममता स्रोत बढ़ने से स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। आजकल एक बड़ी समस्या है समाज में, बेबीज को जो स्तनपान है, लैक्टेनल एनोरिया है, ये क्या है, यह निरोधक की कुछ समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि गर्भ निरोधक के रूप में अगर इसका कोई लाभ लिया जाए तो उसको आप यहाँ इंडिकेट करिए। तो 2 पॉइंट यहाँ बताया गया है। बच्चों को स्तनपान, माँ के गर्भ में जो बच्चा पैदा हो रहा है गर्भ से, उसको स्तनपान कराने से उसका स्वास्थ्य, इम्यून सिस्टम आदि बहुत डेवलप रहता है। आपने डायलॉग में सुना होगा, लोग कहते हैं अपनी मम्मी का दूध पिया है। तो दोस्तों ये सुनने में थोड़ा ऑड लगता है ना, लेकिन समझने की बात यह है कि मदर का जो मिल्क है, दैट्स आर मोर बेनिफिशियल, दे आर मोर पावरफुल एंड दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्गनेस बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनी बेबीज। यानी किसी भी बच्चे की एक स्वस्थ शरीर, स्ट्रॉन्ग शरीर के निर्माण के लिए माँ का जो दूध है वो महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि अब ऐसी तमाम स्थितियां हैं जिसमें कोई दूध बच्चों को पिलाना नहीं चाहता, स्तनपान नहीं कराना चाहता, या वह तमाम तरह की चीज़ें मार्केट में उपलब्ध हैं उनको बच्चों को दे करके उनको संभालता है। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर स्तनपान नहीं होता है मेरे बच्चों तो उसका एक दुष्प्रभाव और भी आप देख लीजिएगा, क्या ब्रेस्ट कैंसर भी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यह भी पॉइंट आउट है। तो यहाँ देख लीजिएगा, दिया है स्तनपान अनावर्त के एक गर्भ निरोधक के रूप में 2 लाभ लिखिए। तो लाभ यही है कि प्राकृतिक गर्भ निरोधक के उपाय जिसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है, यह प्राकृतिक गर्भ निरोधक है और शिशु का भी पोषण होता है और निश्चित ही उच्च श्रेणी का होता है, साथ ही माता का शिशु के साथ जो ममता स्रोत है उससे स्वास्थ्य भी बच्चे का अच्छा रहता है। यहां तक की बातें क्लियर है? चले मेरे बच्चों, अगला प्रश्न जो 6 नंबर का है, निश्चित अंडाणु को गर्भाशय की भित्ति पर आरोपित होने से रोका जा सकता है। आईयूडी जैसे कृत्रिम साधनों के द्वारा निश्चित अंडाणु के गर्भाशय की भित्ति पर आरोपित होने पर रोक लगाई जा सकती है। तो आप देखेंगे कह रहा है निषेधित जो अंडाणु हो गर्भाशय की भित्ति पर आरोपित होने से क्या रोका जा सकता है। तो यहाँ एक ऐसी टेक्निक आपको बताई जा रही है, आईयूडी, इंटरनल यूट्राइनल डिवाइसेस, यानी जो यूट्रस या यूट्रस के अंदर लगने वाली जो डिवाइसेस हैं वह क्या करती हैं, निषेचन क्रिया को रोकती है और गर्भाशय की भित्ति पर आरोपित होने से रोक देती है। उससे जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट आगे नहीं होता है, कहते हैं एक का डेवलपमेंट नहीं होता। तो यहाँ जो है यह डिवाइस क्या है, एक निषेचन को रोकने का काम करने के लिए अगर डिवाइस पूछा था तो आईयूडी काम करेगा। वहीं देखिए दिया है 7वें नंबर के प्रश्न में, आईयूडी तथा आईयूटी का पूरा नाम लिखिए, फुल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ देखिए मेरे बच्चों दिया गया है आईयूडी इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है ये। वहीं देखिए आईयूटी अगर है तो क्या है, इंट्रा यूट्रिन ट्रांसफर, एक डिवाइस है एक ट्रांसफर है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, इनको आप अंडरलाइन करके अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। एक है आईयूडी, एक है आईयूटी। इसका फुल फॉर्म क्या है मेरे बच्चों, देखिएगा, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है।
वहीं देखिए आपका अगला है इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ये क्या है? ये है IUT, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट सेक्शन है, साथ ही साथ आपके लाइफ से रिलेटेड है, तो आप इसको और अच्छे से समझ लीजिए मेरे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। यस्टरडे का क्या मतलब, फुल फॉर्म पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचरित रोग, शॉर्टकट क्या कहलाता है? STD। ठीक है, यहां कभी कभी यस भी लिख देते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। आगे दिया है यह जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहलाता है, यानी इसको RTI के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक है उसमें इसके द्वारा इन्फेक्शन हो जाता है, और इसी इन्फेक्शन का प्रभाव ऐसा रहता है मेरे बच्चों कि जो डिजीज है वह ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देख लीजिए। कोई क्वेश्चंस हो ना समझ में आ रहा तो उसको आप बच्चों पूछ लीजिए, देख करके अच्छे से समझते रहिए। कोई समस्याएं हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में देखिए और पूछिए। दिया है उलवेधन जांच किसे कहते हैं? उलवेधन जांच किसे कहते हैं? भ्रूण के लिंग परीक्षण के लिए उलवेधन या अम्नियोसेंटेसिस जांच की जाती है। तो याद रखेंगे, अगर हिंदी दे देगा तो थोड़ा आप परेशान होंगे, इस नाते इसका नाम उलवेधन, इसे जरूर याद रखें। अम्नियोसेंटेसिस। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? MTP क्या है, इसे कब कानूनी मान्यता मिली? तो MTP क्या है देखिएगा, MTP यह क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यही क्या है? MTP का फुल फॉर्म है। इसका क्या मतलब है और कब इसकी मान्यता मिली? तो भारत सरकार ने इसे 1971 में 1971 में कानूनी मान्यता दी। MTP है क्या? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा गर्भ डेवलप कर रहा होता है मेरे बच्चों जिसकी वजह से माँ या बच्चों दोनों का खतरा होता है, या सिर्फ माँ को खतरा होता है जान को लेकर के, उसकी जान जा सकती है बच्चे को बर्थ करने में, या कोई और ऐसी समस्या है जिसकी वजह से माँ को या बच्चे को खतरा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेडिकली आपको अलाउ किया गया कि आप जो है टर्मिनेशन करा सकते हैं या अबॉर्शन करवा सकते हैं। तो उसी को MTP कहा जाता है जो 1971 में इसकी मान्यता दी। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 12 क्या है?
उल्वेधन या एमनियोसेंटेसिस का एक धनात्मक तथा एक ऋणात्मक अनुप्रयोग बताइए। एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट्स पे आपको यहां चर्चा करनी है। देखिएगा धनात्मक अनुप्रयोग क्या है, पॉजिटिव एप्लीकेशन। तो यह क्या है, भ्रूणावस्था में अनुवांशिक रोग हेरिडिटी जो डिजीज है उसके जांच में बहुत बड़ी हेल्प करता है। अगर डेवलप कर रहे बच्चे में कोई जेनेटिकली डिजीज है तो पहले से डायग्नोसिस हो जाती है, खोज हो जाती है, उसके बारे में पता किया जा सकता है और फिर उसका अगर इलाज संभव है तो वहीं से इलाज भी किया जा सकता है। लेकिन विषम परिस्थिति में नेगेटिव पॉइंट अगर देखें तो ये है कि नेगेटिव पॉइंट में मादा भ्रूण फीमेल फाइटोसिस या फोइटिस किलिंग को बढ़ावा मिलने लगा है। लोग बच्चियों को अबॉर्ट कराने लगे। अगर गर्भ के बारे में जान गए बच्चियां हैं तो अबॉर्ट कराने लगते हैं। यह सोच हमारे समाज की बहुत गंदी है। इसे हमें आपको मिलकर के बदलना है और बच्चे हों या बच्चियां हों, संख्या निश्चित हो, सफल हों, अच्छे हों, संस्कार और नॉलेज के बेस पे, तो चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मेरे बच्चों दोनों समान हैं। और आप इस तरह का भविष्य बनाएं, इस तरह का फ्यूचर बनाएं जिसमें इस चीज़ की समस्या समाप्त हो जाए। हर किसी को बहू चाहिए तो बेटी होगी तो बहू मिलेगी। और कोई भी अपने बच्चे को बड़े प्यार से, लाड से पालता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। सबका जन्म सेम प्रक्रियाओं या सेम तरह की समस्याएं झेल करके मदर करती हैं। तो इस वजह से जो बच्चे हैं वह चाहे लड़का हो या लड़की दोनों इक्वल है, समान है, उनका सम्मान करें और भविष्य में आप अच्छे सोच के साथ बढ़ें। तो ये जो निगेटिव पॉइंट है जो लोग चेकअप करा लेते हैं, हालांकि डॉक्टर्स चोरी से इसको करते हैं, पता होने पे उनका जो सर्टिफिकेट है वो लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाता है। हालांकि सब कानूनी प्रक्रियाएं हैं मेरे बच्चों। तो यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जो है उल्विच्छेदन की सहायता से किया जाता है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पॉइंट आउट करने वाले हैं। क्लियर है? आगे देखें दोस्तों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपके सामने है। इसमें क्या है, परिवार नियोजन की स्थायी विधियां क्या हैं। तो स्थायी विधियां तो क्या हैं दोस्तों, वेक्टेटॉमी है पुरुष के बेसिस पे और ट्यूबेटॉमी है महिला के बेसिस पे। आपको ये चीजें बताई गई हैं, पहले से जानते हैं। क्लियर है? अगला है क्वेश्चन नंबर 14, GIFT प्रक्रिया क्या है। दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है GIFT यानी गैमीट ट्रांसफर, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर इसे कहा जाता है। अब इसमें होगा क्या, दाता से अंडाणु लेकर के स्त्री के जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। यह बंध्यापन जो है उसको समाप्त करने का एक तरीका है जो मेडिकली प्रोवाइड किया गया है मेरे बच्चों। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, यौन संचरित संक्रमण रोकने के लिए 2 नियमों का उल्लेख करिए। तो अनजाने व्यक्ति या बहुत व्यक्तियों के साथ लैंगिक जो संबंध है वो स्थापित नहीं होना चाहिए, उससे बचें। और सहवास के समय हमेशा कॉन्डोम का प्रयोग करें। ये 2 ऐसे तरीके हैं जिनसे क्या है, आप जो है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है मेरे बच्चों उससे बच सकते हैं। ठीक है? आगे है प्रश्न नंबर 16, IVF GFT का फुल फॉर्म आपको बताया जा चुका है, फिर से इसमें देख लीजिए।
इंट्राविट्रो फैलोपियन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहते हैं? IVF, इसको हमने आपको बताया था। और GFT क्या है? गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, है ना। GFT आप देखे हैं, GIFT यहाँ आपको बताए हैं। तो जो गैमीट का अंतर फैलोपियन ट्रांसफर है वही GIFT के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से मेरे बच्चों यह एक अच्छा और बढ़िया सेक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है। कुछ शार्ट क्वेश्चन का, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन का, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चंस की संख्या पर्याप्त होने की वजह से जो कुछ रहा मैंने अपनी तरफ से देने का प्रयास किया। और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे हम आपको ज़रूरत पड़ने पे या अगले क्लासेस की देखते हुए। आप जो है चीज़ों को समझें, कोई चीज़ ना समझ में आती है तो उसको पूछें। ये कमेंट सेक्शन आपको स्थान देता है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछें दोस्तों, और खूब जम के पढ़ाई करें अच्छे भविष्य के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट क्लास के साथ, और आगे आपसे हमारी मुलाकात हो। इसके लिए दोस्तों ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हों वो आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।